जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं आपका दोस्त शेख सलीम। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आ चुका हूं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। आप सभी को पता है ये क्लास मैं लगातार कंटिन्यू कर रहा हूं और इस क्लास में हम जो है तो जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एसएससी सीजीएल ने पिछले सालों में पूछे हुए हैं। और आज के जो क्वेश्चन लिए गए हैं ये 13 सितंबर 2024 शिफ्ट सेकंड में जो क्वेश्चन जीके जीएस के उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो इसकी क्लास है ये आज 18वीं क्लास है। इससे पहले हम 17 क्लासेस कर चुके हैं और ये इसकी 18वीं क्लास है। और सीजीएल का जो है तो एग्जाम डेट भी आप सभी को पता है कि आ चुका है, तो टाइम कम बचा है और सिलेबस जो है तो हमारा बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लगातार हम इसको कंटिन्यू करेंगे और लगातार आप जो है तो पढ़ाई करते रहिए। और एक चीज़ की जो CHSL है तो उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, किसका, CHSL। तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर आ चुका हूं जिसमें जो है तो मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से डिस्कस करता हूँ CHSL के। एक CGL की क्लास चल रही है, उसी तरह एक CGL की क्लास CHSL की क्लास भी है जो सुबह डेली 12 बजे अब आएगी। तो आज की क्लास हो चुकी है और कल से एक और दूसरी उसकी क्लास भी आएगी। ठीक है, तो चलिए, तो CGL क्लास की अगर आपको पसंद आती है CGL क्लास तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं जो एसएससी CGL या CHSL की तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, तो CGL की क्लास भी देखें जो बच्चे कर रहे हैं CGL की तैयारी, और CHSL कर रहे हैं तो वो क्लास भी भेज दें। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में अलग अलग राज्य उभरे, उनमें से मौखरियां निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उभरी थी। तो गुप्त, तो पहले हम बात करते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक है तो ये कौन है, ये है श्रीगुप्त। कौन, श्रीगुप्त। लेकिन अगर पूछे जाए कि गुप्त वंश का असली संस्थापक, असली संस्थापक, अगर असली संस्थापक पूछ जाए तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम को जो है तो ये गुप्त वंश का असली संस्थापक माना जाता है। अब जैसे ही गुप्त वंश खत्म हुआ उसके बाद अलग अलग राज्य उभरे, तो उनमें से पूछा गया है मौखरिया किस राज्य में, किस क्षेत्र में उभरी थी। तो जो उभरी थी ये कहाँ पर, ये कन्नौज में। कहाँ पर, कन्नौज में ये उभरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2023 में भारत को आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप किस देश ने जीती थी। तो 2023 में आईसीसी का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था, इसको जीता किसने था। तो ये जो फाइनल मैच हुआ था तो ये कहाँ पर ये हुआ था, ओवल में। कहाँ पर, ओवल लंदन में। ओवल लंदन में जो है ये मैच हुआ था और इसको जीत, इस जो फाइनल मैच हुआ था तो ये हुआ था ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच में हुआ था। और इस मैच में जो है तो ऑस्ट्रेलिया जीत गया था और उसने पहली बार अपनी टेस्ट चैंपियनशिप जीती थी। किसको हराया था, भारत को हराकर किसने, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीती थी भारत को। और इससे पहले 2021 में फर्स्ट वाली हुई थी। कब, 2021 में फर्स्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी जिसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला हुआ था और इसमें जो है तो न्यूजीलैंड जीता था। ठीक है, 2021 में न्यूजीलैंड जीता था और 2023 में कौन, ऑस्ट्रेलिया जीता था। और दोनों ही फाइनलों में कौन, इंडिया हारा था। नेक्स्ट, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की शुल्क मुफ्त टैरिफ वरीयता यानी TFTP योजना का लाभार्थी नहीं है। रवांडा, बुरुंडी, म्यांमार या अंगोला। तो देखिए जो रवांडा, बुरुंडी और म्यांमार है ये DFTP यानी शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता का लाभार्थी है, लेकिन जो अंगोला है ये इसका लाभार्थी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं राज्यसभा की। तो राज्यसभा जो है ये संसद का उच्च सदन है। क्या, उच्च सदन। राज्यसभा का उच्च सदन होता है। राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है कितनी है, ये 250। कितनी, इसमें 250 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं। और जो राज्यसभा है, राज्यसभा में 238 सदस्य जो हैं तो ये कहाँ से चुनकर आते हैं, ये स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं 238 सदस्य। और बाकी बचे 12 लोग। तो 12 लोगों को कौन नॉमिनेट करता है, तो ये करता है प्रेसिडेंट। तो ये 12 लोग जो है तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं राज्यसभा में। और अगर आपको राज्यसभा का सदस्य बनना तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो आपकी जो उम्र है ये 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 30 वर्ष से आपकी जो है ये उम्र होनी चाहिए। और ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो ये होता है उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति।
पति जो है ये राज्यसभा का राज्य सभापति होता है। तो राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। कौन सा? अनुच्छेद 80, जिसमें राज्यसभा की संरचना से संबंधित अनुच्छेद है कौन सा? 80। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की जयंती भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। गांधी जी का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा। ऐसे इजी क्वेश्चन भी दिए जाते हैं लेकिन कुछ कठिन क्वेश्चन भी आते हैं जिनको हवा ही नहीं लगती, ठीक है। तो इस तरीके के सरल क्वेश्चन भी आते हैं। तो देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने जो है तो बचपन में जब हम तीसरी चौथी क्लास में होंगे उस समय भी ये क्वेश्चन आते थे। तो आज भी जो है तो एसएससी सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप ये ना समझें कि सरल सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो सरल भी आते हैं, मॉडरेट भी आते हैं और जो हाई लेवल के हैं वो भी आते हैं। तो आप सब कुछ याद करेंगे। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। कब? 1869 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने? 1969 को जो है इनका जन्म हुआ था। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था पोरबंदर में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में। कहाँ पर? पोरबंदर गुजरात में जो है इनका जन्म हुआ था। अब इसके अलावा इनके जो पिता थे तो इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम था पुतली बाई। और गांधी जी के बारे में जो है तो हम जब बचपन में थे तो हमारे लिए जो है तो एक ऐसे लिखने को आता था। तो ऐसे में यही लिखा जाता था कि गांधी जी के बारे में ऐसे लिखे, तो गांधी जी के बारे में भी ऐसे लिखने को आता था। फिर इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम भी पूछा जाता है। तो इनकी जो पत्नी है तो गांधी जी की पत्नी का जो नाम था तो ये है कस्तूरबा गांधी जो है इनकी पत्नी का नाम था। तो इनका इसका राइट आंसर क्या होगा? 1969 में इनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर 1969 में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं। तो महात्मा गांधी जो हैं इनको जो महात्मा गांधी इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। क्या? मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो है इनका पूरा नाम था। महात्मा गांधी को महात्मा भी कहा जाता था। क्या? महात्मा। इनको महात्मा किसने कहा? तो ये कहा था रविंद्र नाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा। इसके अलावा इनको बापू, तो इनको बापू किसने कहा? तो बापू इनको कहा था राजकुमार शुक्ला ने। किसने? राजकुमार शुक्ला ने इनको बापू कहा। इसके अलावा इनको राष्ट्रपिता भी कहा गया, राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता कहा। इसके अलावा इनको जो है अर्धनग्न फकीर जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाफ नेकेड बेकर, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने इनको हाफ नेकेड बेकर यानी अर्धनग्न फकीर कहा। इसके अलावा इनको साबरमती का संत भी कहा जाता है। साबरमती का संत भी महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी जो हैं तो ये 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। कहाँ से लौटे थे? तो जो भारत लौटे थे तो ये लौटे थे साउथ अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से ये भारत लौटे थे। अब गांधी जी के कुछ इंपॉर्टेंट जो आंदोलन है उनके बारे में बात करते हैं। इनका जो है तो चंपारण आंदोलन, ठीक है। चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में इनका पहला आंदोलन था गांधी जी का। फिर इसके अलावा चंपारण आंदोलन, ठीक है, और खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। चंपारण आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919 में। फिर असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन 1920 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा
आंदोलन, ये हुआ था कब? 1930 में। ठीक है, इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये कुछ है महात्मा गांधी के इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो गांधी जी ने नवजीवन, यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, ये कुछ पत्रिकाएं लिखी। किसने लिखी? ये पत्रिकाएं लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी गर्मी है तो इसलिए ज़्यादा मुझे पसीना आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा गांधी जी की कुछ किताबें भी हैं। तो गांधी जी की किताबें, तो गांधी जी ने जो किताबें लिखी हैं तो उनकी किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये किताब लिखी। इसके अलावा इन्होंने किताब लिखी गोखले, गोखले माय पॉलिटिकल गुरु। इसके अलावा हिंद स्वराज, हिंद स्वराज एंड इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, यानी मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ये किताब भी किसने लिखी? ये लिखी महात्मा गांधी ने। तो ये सारी चीज़ें महात्मा गांधी के बारे में। और जो फिर इसके बाद महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी तो इनको गोली मारकर इनकी हत्या की गई थी। गोली इनको किसने मारी थी? मारी थी नाथूराम गोडसे ने। कब मारी थी? तो इनकी जो हत्या हुई थी ये हुई थी 30 जनवरी को। कब? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने इनको गोली मार दी थी और इनकी हत्या कर दी थी। ये कहाँ पर मारी थी गोली? तो इनको बिड़ला हाउस में। कहाँ पर? बिड़ला हाउस, जो कि दिल्ली में। कहाँ पर? बिड़ला हाउस, ये दिल्ली में स्थित है। यहाँ पर जो है ये स्पीच दे रहे थे और उसी स्पीच के दौरान नाथूराम गोडसे वहाँ पर आया और उसने गांधी जी को गोली मार दी थी, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो आप जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए मैंने सारी डिटेल जितनी हो सकती है मैंने सारी की सारी बता दी। तो आप इनको नोट कर लेंगे और अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि पूछने को एग्जामिनर जो है कुछ भी पूछ सकता है। आप सोचेंगे कि कठिन एग्जाम आएगा, पता चला एग्जामिनर ने बहुत ही बेसिक चीज़ पूछ ली और आपसे वो बेसिक चीज़ नहीं बनी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिक से लेकर मॉडरेट तक और बिल्कुल डिफिकल्ट तक मैं हर चीज़ आपको बताता हूँ यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ें। अमरूद के पौधे में किस प्रकार की पर्णय विन्यास यानी फाइलोटैक्सी देखी गई? तो कैसी फाइलोटैक्सी देखी गई है? अध्यारोपित, चक्राकार, एकांतर या सम्मुख? तो ये जो देखी गई है तो ये देखी गई है सम्मुख। कैसी? सम्मुख। नेक्स्ट, 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया था? तो जो नंदी पुरस्कार है ये टेलीविजन, सिनेमा, ठीक है, इनमें जो उत्कृष्ट कार्य होता है उसके लिए दिया जाता है। तो ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इसको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? यानी इंडियन ओलंपिक यूनियन की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1927 में। कब? 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? व्हील, रिलायंस, टाटा या अडानी? तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र का जो उद्योग है तो ये है व्हील। क्या? व्हील। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, अब एक चीज़ आप बताएंगे कि इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, क्या इस्टेब्लिशमेंट, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये आप मुझे कमेंट में करेंगे। और इसका जो हेडक्वार्टर है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये दोनों चीज़ें आप मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो व्हील का हेडक्वार्टर और इसकी इस्टेब्लिशमेंट कब हुई ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय कार्यवाही का साधन नहीं है? तो संसदीय कार्यवाही का साधन नहीं है आधा घंटे की चर्चा, शून्यकालीन चर्चा, 2 घंटे की संक्षिप्त चर्चा या पूरे दिन की चर्चा। तो पूरे दिन की चर्चा, ऑप्शन डी देखिए, तो पूरे दिन की चर्चा जो है तो ये संसदीय कार्यवाही का साधन नहीं है। इसके अलावा आधे घंटे की चर्चा, शून्यकालीन चर्चा और 2 घंटे की चर्चा जो है तो ये संसदीय कार्यवाही का साधन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो कौन सी नदी जो है जो हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? तो ये जो नदी है तो ये नदी है, इस नदी को हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, कि चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है यहाँ पर, चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जो कि कहाँ पर, तिब्बत चाइना में ये पड़ता है। यहाँ से जो है ये नदी निकलती है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और चौड़ी नदी मानी जाती है। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी तो इसको लाल नदी भी कहते हैं। कौन सी? लाल नदी। लाल नदी भी इसको कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में होती है तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको जो है तो किस नाम से तो ये जाना जाता है यार लुंग सांगपो। यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। फिर जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग या सियांग, क्या? दिहांग या सियांग के नाम से इसको जाना जाता है। और जब ये असम में आती है तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है तो इसको असम में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। क्या? असम में जो है इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। और जैसे ही बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है, कहाँ पर? बांग्लादेश। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में इसको जो है ये जमुना के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं काली नदी। तो काली नदी, तो काली नदी जिसको शारदा या महाकाली नदी कहा जाता है, महाकाली नदी कहा जाता है। जो काली नदी है ये कहाँ से? तो ये निकलती है पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ यूके यानी उत्तराखंड से। काला पानी क्षेत्र है, कौन सा? काला पानी क्षेत्र। काला पानी क्षेत्र, काला पानी क्षेत्र से जो है ये नदी निकलती है। कौन सी? काली नदी, जिसको महाकाली या शारदा नदी कहते हैं। फिर इसके बाद तीस्ता नदी। तो तीस्ता नदी जो कि चोलामू झील से निकलती है। कहाँ से? चोलामू या चोल्हामू झील कहते हैं। चोलामू झील सिक्किम, चोलामू झील सिक्किम से जो है ये नदी निकलती है। फिर सतलज नदी जो कि कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, कि राकसताल से। कहाँ से? राकसताल, राकसताल या राक्षसताल जिसको कहा जाता है, राकसताल ग्लेशियर तिब्बत से जो है ये नदी निकलती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़े, आज कुछ ज़्यादा ही गर्मी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा परिवर्तन की दर मजदूरी और बेरोजगारी दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंधों को किस नाम से जाना जाता है? फ्राइडमैन का मॉडल, कीनियंस का मॉडल, या फिर बाउमॉल परिकल्पना, या फ्लिक्स वक्र। तो इसको जाना जाता है फ्लिक्स वक्र के रूप में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? तो भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है तो कौन सी है? तो यह है संगीत नाटक अकादमी। कौन सी? संगीत नाटक अकादमी, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, मिनिस्ट्री के द्वारा खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाती? तो साबरी खान जो है तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? सरोद, संतूर, तबला या सारंगी? तो जो बनाते थे, बजाती थी, ये बजाती थी सारंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह
3 से 12 में पाए जाते हैं जो डैश का निर्माण करते हैं। तो किसका निर्माण करते हैं? डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक या एफ ब्लॉक। तो जो करते हैं ये डी ब्लॉक का जो है तो ये निर्माण करते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक को ये बनाते हैं। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस के बाईं ओर इसके फोकस पर एक छोटी वस्तु रखी जाती है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो एक जो उत्तल लेंस है तो उसके बाईं ओर फोकस पर, ठीक है, एक छोटी वस्तु रखी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस के दाईं ओर केंद्र पर, लेंस के बाईं ओर अनंत पर, लेंस के दाईं ओर अनंत पर या लेंस के दाईं ओर फोकस पर। तो ये बनेगा लेंस के दाईं ओर अनंत पर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, चोल शासक राजराज प्रथम जो महान शासकों में से थे ने 1985 ईस्वी से डैश तक शासन किया। तो उन्होंने 1985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक शासन किया। 1985 से लेकर 1085 तक, 1014 तक, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट, हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने के लिए जेम्स रेनेल ने किसने आग्रह किया था? तो जो जेम्स रेनेल है ये एक जियोग्राफर, इंग्लिश जियोग्राफर एंड वो हिस्टोरियन है। तो इनसे आग्रह किसने किया था तो भारत का नक्शा तैयार करने के लिए? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने आग्रह किया था इनसे। रॉबर्ट क्लाइव वही शख्स है जिसने प्लासी का युद्ध लड़ा, ठीक है, प्लासी का युद्ध लड़ा था। और ये जो युद्ध हुआ था ये 1757 में हुआ था। इसमें एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव थे, एंड वर्सेस ये किस किस के बीच में हुआ था? सिराज उद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला जो है तो इसमें हार गए थे, जो कि बंगाल के नवाब थे। क्यों हारे थे? क्योंकि सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर जो है ये एक गद्दार व्यक्ति था। इसने जो है तो अपने नवाब के साथ गद्दारी कर दी। सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी आर्मी की वो किसको जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी यानी रॉबर्ट क्लाइव को बता दी, जिसके कारण उनको सारी चीज़ें पता चल गई और उसी के कारण जो है तो सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वायसराय रिपन, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट क्लाइव। फिर हम बात करते हैं लॉर्ड रिपन। तो रिपन जो है तो भारत का वायसराय था, कि भारत का ये वायसराय था रिपन, जिसको भारत का सबसे अच्छा वायसराय कहा जाता है। भारत का सबसे अच्छा वायसराय माना जाता है, भारत का सबसे अच्छा वायसराय माना जाता है। इसने जो है तो प्रथम कारखाना अधिनियम लेकर आया, प्रथम कारखाना प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में आया। इस कारखाना अधिनियम के तहत तो 7 साल से जो कम उम्र के बच्चे थे उन पर काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया, और 7 साल से जो ऊपर के बच्चे थे तो उनके कामों के जो घंटे थे उनमें कमी की गई। इसके अलावा जो है तो जो महिलाएं थीं, ठीक है, तो उनके कामों में भी कमी की गई। और इसके अलावा एक चीज़ और की जो है तो 1 घंटे का दिन में ब्रेक दिया जाता था, ताकि जो है तो ये लंच अंच कर सके, आराम कर सके। जैसे उससे पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन जैसे ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया उसके बाद जो है तो 1 घंटे का विराम दिया जाने लगा, यानी 1 घंटे की छुट्टी दी जाने लगी लोगों को। फिर इसके अलावा जो वायसराय रिपन है तो इसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट खत्म किया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इसको ख़त्म किया कब? 1882 में इसको ख़त्म किया। फिर इसके अलावा ये हंटर आयोग लेकर आया, हंटर आयोग, ठीक है, जो कि शिक्षा से संबंधित था, हंटर आयोग, ठीक है। और इसके अलावा जो है तो एल्बर्ट बिल, एल्बर्ट बिल विवाद, ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद, जो कि 1884 में आया था। और इसके अलावा इसको जो है तो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की थी। फिर हम बात करते हैं हेस्टिंग्स की। तो ये जो हेस्टिंग्स है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। फिर हम बात करते हैं डलहौजी। तो डलहौजी जो है तो ये भारत का गवर्नर जनरल था। जो डलहौजी है इसने सबसे पहले इसने जो है तो विलय नीति, क्या विलय नीति, जिसको हड़प नीति, ठीक है, विलय नीति हड़प नीति कहा जाता है, इसको अपनाया। इसके अलावा इसको व्यापगत का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्या व्यापगत
का सिद्धांत इसको अपनाया था। ठीक है, व्यवगत का सिद्धांत जिसको हड़प नीति और विलय नीति भी कहा जाता है, इसको अपनाया था किसने? लॉर्ड डलहौजी, जो कि भारत का गवर्नर जनरल था। इसके तहत जो है तो कोई भी राज्य है, ठीक है, और राजवंश है, उसका जो है कोई अगर उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको जो है तो ईस्ट इंडिया कंपनी में, उस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाता था। और सबसे पहले जो डलहौजी ने व्यवगत के सिद्धांत के द्वारा हड़पा था, तो ये सतारा को हड़पा था। कब? 1848 में। ठीक है, और फिर डलहौजी, जिसको भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, भारतीय रेलवे का जनक, क्या भारतीय रेलवे को जनक कहा जाता है? क्योंकि इसी के टाइम पर 16 अप्रैल 1853 को एक ट्रेन चली थी 34 किलोमीटर, जो कि बोरीबंदर बम्बई से लेकर थाने के बीच में चली थी। ठीक है, और इसके अलावा जो है तो इसने PW विभाग की स्थापना की, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट की स्थापना की। कब? 1854 में। और इसके अलावा टेलीग्राफ की शुरुआत की इसने, टेलीग्राफ की शुरुआत की थी इसने 1851 में। ठीक है, और इसके अलावा इसने विधवा पुनर्विवाह विधवा विधवा पुनर्विवाह का जो मसौदा था, क्या विधवा पुनर्विवाह का मसौदा तैयार किया? किसने विधवा पुनर्विवाह का मसौदा तैयार किया था? बंगाल का गवर्नर जनरल डलहौजी ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, तो इन सारी चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2023 में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो ये जो नियुक्त किया गया था दीपक मोहंती को। किसको? दीपक मोहंती को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का गठन निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? INA यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी इंडियन नेशनल आर्मी इसको कहा जाता था। इसके अलावा इसको जो है तो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जाना जाता था, आज़ाद हिंद फौज, इस नाम से भी जो है इसको जाता था। और जो INA यानी भारतीय राष्ट्रीय आर्मी है, इसका जो गठन है तो ये किया था कैप्टन मोहन सिंह ने इसका जो है ये गठन किया। तो इसका गठन कहाँ किया था? तो ये किया था सिंगापुर में। कहाँ पर? सिंगापुर में। फिर इसके बाद जो आज़ाद हिंद फौज है यानी इंडियन नेशनल आर्मी, इसको पुनर्गठन किसने किया? तो इसका जो पुनर्गठन किया था, तो इसका जो पुनर्गठन किया था तो ये किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसका पुनर्गठन किया था भारतीय राष्ट्रीय आर्मी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सॉरी। निम्नलिखित पड़ोसी देशों का उनके आधिकारिक भाषाओं से सही मिलान कीजिए। तो देखते हैं, अफगानिस्तान देश का नाम और आधिकारिक भाषा। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें आधिकारिक भाषा दारी, तो यहीं पर बन जाएगा। फिर भूटान की जोंगखा, बिल्कुल ये वाला भी सही है। पाकिस्तान की उर्दू और म्यांमार की बर्मी। तो ऑप्शन ए फर्स्ट 1A 2B, तो यहाँ पर देखिए 1A 2B 3C और 4D, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय निर्माण स्तर पर ले जाता है? तो ये जो है तो ये कौन सा मौलिक कर्तव्य उस पर लागू होगा? तो ये होगा अनुच्छेद 51A के। इसके तहत जो अनुच्छेद 51A में जो के जोड़ा गया था, तो कब जोड़ा गया था? तो ये इसका जो 11वां मौलिक कर्तव्य, क्या 11वां मौलिक कर्तव्य है हमारा। और इसके तहत जो है तो 6 से लेकर 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, तो उनके जो गार्जियंस हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए ये बाध्य कर दिया गया था कि उन पर जो है उन पर प्रेशर डाला गया, यानी आप इस तरीके से कह सकते हैं उन पर ये जिम्मेदारी फर्ज कर दी गई कि आपको जो है तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको आपको शिक्षा का अधिकार देना है, यानी शिक्षा देना है। ठीक है, और तो इसका ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो गया। और जो मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य हमें 11 मौलिक कर्तव्य कितने 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं। 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। और 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे।
और 11वां मौलिक कर्तव्य जो है तो ये कब जोड़ा गया? ये 86वां संशोधन अधिनियम हुआ था 2002 में। कब? 86वां संशोधन अधिनियम 2002 इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो 51 ए के जिसमें जो है तो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया गया था, और उनके पेरेंट्स की और जो गार्जियंस हैं उनकी जिम्मेदारी कर दी गई थी कि आपको इन बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। और जो मौलिक कर्तव्य इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया था रूस यानी सोवियत संघ जिसको हम कहते थे रूस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अप अपशल्कन निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? तो अपशल्कन निम्नलिखित में से किसका एक रूप है? तो जो रूप है ये भौतिक अपक्षय का रूप है। नेक्स्ट। जुलाई 2021 में संसद द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया गया था? आवश्यकता वस्तुएं संशोधन विधेयक 2020, या खनिज कानून संशोधन विधेयक 2020, या कारक विनियमन संशोधन विधेयक 2021, या दिवालियापन और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक 2021। तो संसद द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता को मदद करने के लिए जो किया गया था कारक विनियमन संशोधन विधेयक, जो कि 2021 में हुआ था। नेक्स्ट। और ये लास्ट क्वेश्चन है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का संरचनात्मक सूत्र पहचाने। MgOH, MgO2, MgOH2H2 या Mg को ब्रैकेट में OH2। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी MgOH2। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन SSC CGL 2025 के लिए। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।